अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर वाफियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से हासिल करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और रीट की पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद रीट की एंट्रेंस वाली परीक्षा में पहुंचने की आप पूरी कोशिश में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम आपको 100 सवाल करवाने वाले हैं। बस बात यह है, कल वाली क्लास में हमने पूरे 2 घंटे ले लिए थे। कितने लिए थे? 2 घंटे ले लिए थे, जिसकी वजह ये थी क्योंकि वो जो सवाल थे सभी किससे रिलेटेड थे, आपकी शिक्षण विधियों से रिलेटेड थे, उर्दू तदरीस से रिलेटेड थे, जिसमें हर बात को बहुत ज़्यादा डीपली समझाना होता था। आज के टॉपिक में सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, ग्रामर के शुरुआत के सवाल हैं। जब हमने ग्रामर शुरू की थी, जब हमने रीड की क्लास स्टार्ट की थी, शुरुआत की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्लास थी, उनसे ये सवाल बनाए गए हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम ये कोशिश करते हैं, ये रिकॉर्ड बनाते हैं कि हम इन 100 सवालों को विद इन 1 आवर में, यानी 1 घंटे में कंप्लीट सवाल इनको कर लेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सवालों के जवाब देने के लिए वक्त थोड़ा कम दिया जाएगा, तो आप कोशिश करें जल्दी से पढ़ो, जल्दी से जल्दी उसका सवाल जब तक मैं पढ़ूँ तब तक आप उसका जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कल की तरह हम 2 घंटे नहीं लेने वाले, बल्कि 1 ही घंटे में आपका 100 सवाल करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इसलिए हम ज़्यादा वक्त को आज ज़ाया नहीं करेंगे। बहरहाल, क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये आप मुझे बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे स्पेशल बात दोस्तों ये है, जो बच्चे एक साथ या जो स्टूडेंट एक साथ ये कमेंट करते हैं, सॉरी बच्चे नहीं, सब मेरे बराबर के हैं, सॉरी इसके लिए, जो भी स्टूडेंट हैं जो एक बार कमेंट अगर मान लो सी है तो क्या करते हैं, सी 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 आंसर 4-5 बार टाइप कर देते हैं। वो एक बार ही टाइप कर दें सी, ठीक है, 4-5 बार नहीं लिखें, वो मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएशन करता है, फिर मुझे उसको शो करना होता है। तो आप इस तरह की हरकत ना करें बार बार। अगर आपको पता है कि सवाल नंबर 9 जो है जिसमें सी करेक्ट है, तो आपको 9 और सी लिख देना है। अगर सवाल नंबर 11 में बी करेक्ट है तो 11 लिख के बी लिख देना है। ठीक है, आप बी कंटिन्यू ना लिखें, इस तरह की हरकतें ना करें। चलिए, आपका समय बिल्कुल भी, कीमती वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। सवाल नंबर 1, ज़बान की बनावट या साख्त को क्या कहते हैं? ज़बान यानी भाषा की साख्त को, बनावट को क्या कहते हैं? कायदा, इमला, तलफ़ुज़ या सर्फ? सही जवाब है दोस्तों ए, ज़बान की बनावट या साख्त को क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। सवाल नंबर 2, कायदा लफ्ज़ की जमा है कायदे, कवाइद, कायदों या कायदे? सही जवाब है दोस्तों बी, कवाइद। क्या है? कवाइद। कायदे की जमा क्या है? कवाइद। सवाल नंबर 3, किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई डैश कहलाती है? लफ्ज़, जुमला, हर्फ या सभी? सही जवाब है दोस्तों सी, हर्फ। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? हर्फ कहलाती है। अगर पूछ लिया जाए किसी भी ज़बान की सबसे छोटी बामाना इकाई, कौन सी इकाई दोस्तों? बामाना इकाई कौन सी होती है? तो क्या आएगा दोस्तों? लफ्ज़। क्या आएगा? लफ्ज़। अगर ये कहा जाए किसी भी ज़बान की सबसे छोटी मुकम्मल इकाई क्या है, तो आएगा जुमला। समझ रहे हैं बात को? अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हर्फ। सबसे छोटी बामाना इकाई पूछी जाए तो बताएंगे लफ्ज़, और सबसे छोटी मुकम्मल इकाई पूछी जाए तो क्या बताएंगे? जुमला। अभी हमसे क्या पूछा गया है? सबसे छोटी इकाई, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, हर्फ। सवाल नंबर 4, ज़बान से निकलने वाली मुफरद आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देना कहलाता है? लफ्ज़, जुमला, हर्फ या सभी? मुफरद कहते हैं दोस्तों अकेले को। किसको कहते हैं? अकेले को। और ज़ुबान से निकली सबसे छोटी अकेली आवाज़ क्या होती है दोस्तों? हर्फ। क्या होती है? हर्फ होती है। आप चाहें तो इसको सभी भी लिख सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन में अगर रहें तो आप। ठीक है, कि ज़बान से निकलने वाली, सर ज़ुबान से तो हम हर्फ भी निकालते हैं, लफ्ज़ भी बोला करते हैं, जुमले भी बोला करते हैं, तो सर सभी बोला करते हैं। जाहिर सी बात है, हम जुमले, लफ्ज़, हर्फ सभी बोला करते हैं, लेकिन बात पूछी जा रही है मुफरद आवाज़ों की। सिर्फ अकेली आवाज़ अगर ज़ुबान से निकलती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? हर्फ लिखेंगे। हर्फ से छोटी कोई चीज़ अकेली नहीं होती।
सवाल नंबर 5, एक जैसी आवाज़ों वाले हरूफ को क्या कहते हैं? हम शक्ल, हम सूत, हम ज़बान या हम रदीफ़? सही जवाब है दोस्तों बी, हमसूत। हमसूत यानी एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़। इस सवाल में अगर कंफ्यूज हो तो आप टैली कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पीछे ना पड़े बार बार आप मैसेज कर करके कि सर आपने गलत बता दिया, गलत बता दिया। अलग अलग गाइड से आप पढ़ते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। सवाल नंबर 6, अंग्रेज़ उर्दू ज़बान को किस नाम से पुकारते थे? रेख्ता, हिंदी, गुजरी या हिंदुस्तानी? सही जवाब है डी, हिंदुस्तानी। अगर किसी ने रेख्ता पढ़ा है, हिंदवी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है तो सही बात है, ये सारे उर्दू के ही नाम है। उर्दू को उर्दू कहा जाता था, लश्करी ज़बान कहा जाता था, रेख्ता कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था, हिंदी तक कहा जाता था, ठीक है। उर्दू को टकसाली ज़बान कहा जाता था। खड़ी बोली से ये ज़बान निकली है और इसको अंग्रेज़ लोग किस नाम से जानते थे? हिंदुस्तानी ज़बान से जाना करते थे। सवाल नंबर 7, ज़बान की इब्तदा, इर्तिक़ा और उसके तश्कील के इल्म को क्या कहा जाता है? ज़बान का मतलब दोस्तों, ज़बान ये टंग वाली ज़बान नहीं, आपके मुंह में ज़बान नहीं, वो वाली ज़बान नहीं। ज़बान से मुराद दोस्तों क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। तो भाषा की इब्तदा, विकास और सभी के बारे में जानने को क्या कहा जाता है? इल्म हिजा, इल्मुल क़वाइद, इल्म लिसानियात या इल्म बयान? कन्फ्यूजेबल सवाल है। सही जवाब दोस्तों इसका सी। क्या है? सी, इल्म लिसानियात। लिसान भी किसका नाम है? भाषा का। लिसान का मतलब भी क्या होता है? ज़बान होता है। लिसान उसका मुतरादिफ है। लिसान का मतलब होता है ज़बान, ज़बान का मतलब होता है भाषा। तो किसी भाषा को, उसके भाषा का इतिहास, उसके भाषा का विकास अगर पढ़ना है, उसका इल्म जानना है, तो इंसान को क्या पढ़ना होगा? इल्म लिसानियात पढ़ना होगा, भाषा विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। सही जवाब के लिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 8, वो इल्म जो हमें लफ्ज़ों की बनावट और तश्कील के कवानीन बताता है। कवानीन जमा है कानून की, और कानून किसका बताता है? लफ्ज़ों की बनावट का जो कानून बताता है क्या कहलाता है? इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म हिजा या इल्म बयान? अगर लफ्ज़ों के बारे में जानना है, लफ्ज़ों का इल्म हासिल करना है, तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा इल्म सर्फ। क्या पढ़ना होगा? इल्म सर्फ। सबसे पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि उर्दू के कानून को कुछ इस तरह बांटा गया है। उर्दू ज़बान का जो कानून है, उर्दू ज़बान को जो कवायद है, उस कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया दोस्तों? 5 हिस्से में। कितने हिस्से में? 5 हिस्से में, जिसका पहला हिस्सा कहलाता है इल्म हिजा, जिसमें वर्णों के बारे में, अक्षरों के बारे में, यानी कि उर्दू में हरूफ के बारे में जानकारी हासिल किस में होती है? इल्म हिजा में होती है। हरूफ से बढ़कर क्या होता है? लफ्ज़, वो हम हासिल करते हैं इल्म सर्फ में, ये उसका दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा होता है इल्म नहू। क्या होता है? इल्म नहू, जिसमें जुमले के बारे में बयान होता है। चौथा हिस्सा होता है इल्म बयान, जो कि लेखन कौशल के बारे में इसमें जानकारी हासिल करनी होती है। और पांचवा होता है इल्म अरूज़। पांचवा क्या होता है? इल्म अरूज़। इल्म अरूज़ नहीं, इल्म अरूज़, जिसमें शायरी की इस्तिलाहात वगैरह के बारे में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? लफ्ज़ों की बनावट जानने के लिए कौन सा सही जवाब होगा? ए, इल्म सर्फ। सवाल नंबर 9, जिस इल्म में जुमलों और जुमलों की साख्त के बारे में बताता है कहलाता है? इल्म सर्फ, इल्म हिजा, इल्म नहू, इल्म बयान? सही जवाब क्या है दोस्तों? इल्म नहू। सही जवाब क्या है? सी, इल्म नहू। जुमलों के बारे में किसमें पता लगता है? इल्म नहू में। सर्फ में लफ्ज़ों के बारे में, इल्म हिजा में हरूफ के बारे में। सवाल नंबर 10, स्पीड तेज़ है तो चलने दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। वो कौन सा इल्म है जिसमें हरूफ की आवाज़ और हरकत सिखाया जाता है? हरूफ की आवाज़ और हरकत, हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह, इन सभी को हरकत कहा जाता है। किस में सिखाया जाता है? इल्म सर्फ में, इल्म नहू में, इल्म हिजा, इल्म अरूज़ में? ये सिखाया जाता है दोस्तों इल्म हिजा में। किस में सिखाया जाता है? इल्म हिजा में, क्योंकि हरूफ और हरूफ से रिलेटेड जितनी बातें होती है, चाहे वो मुसव्वतें हों, मुसम्मतें हों, हरूफ इल्लत हो, सब कुछ हरूफ से रिलेटेड जितनी हरूफ की आवाज़ों की बातें हों, हरकत की बातें हों, वो सब कुछ जो इल्म हिजा में ही सिखाया जाता है, जो कि इसका पहला चरण यानी पहला मरहला होता है। सवाल नंबर 11, किसी भी ज़बान का सबसे बुनियादी इल्म कौन सा होता है? इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म हिजा या इल्म बयान? किसी भी ज़बान का बुनियादी अमल यानी पहला, बुनियाद किसको कहते हैं? नींव को बुनियाद कहते हैं। बच्चों की नींव भरने के लिए
एक मकान की नींव भरने के लिए, बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए सबसे पहले उनको क्या सिखाया जाता है, हरूफ के बारे में पहचान कराई जाती है। बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया जाता है। हिंदी में अ आ ई सिखाया जाता है। उर्दू में अलीफ वा सिखाया जाता है। तो अलीफ वा किस में सिखाया जाता है दोस्तों, इल्म हिजा में सिखाया जाता है। इल्म हिजा में सिखाया जाता है। इसको इल्म हिजा भी पढ़ा करते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ है इल्म हिजा, इल्म हिजा। सवाल नंबर 12, वो कौन सा इल्म है जिसमें अल्फाज की बाहमी ताल्लुक़ के बारे में बताया जाता है। तहज्जी का इल्म, इल्म हिजा, इल्म नहू या इल्म सर्फ़। आपको सिर्फ इतना याद रखना है अल्फाज के बारे में। अल्फाज किससे बना है, अल्फाज जमा है लफ्ज़ की, अल्फाज जमा है दोस्तों लफ्ज़ की। और लफ्ज़ के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, इल्म सर्फ़ में पढ़ा करते हैं। तो अब लफ्ज़ से ताल्लुक़ हो, लफ्ज़ घटाना हो, बढ़ाना हो, लफ्ज़ के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल करनी है वो सभी इल्म सर्फ़ में हम हासिल करेंगे। सवाल नंबर 13, हिजा के मानी क्या हैं। हुरूफ को मिलाकर पढ़ना, हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना या जोड़ना। ये जोड़बा नहीं दोस्तों, जोड़ना। मैं बिहारी नहीं, राजस्थानी हूँ, ठीक है। जोड़बा नहीं है, जोड़ना है, ठीक है। हिजा के मानी क्या है, हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना, इसका मतलब तो क्या होता है, हिजा। सवाल नंबर 14, अलीफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ को क्या कहा जाता है। मुरक्कब हुरूफ, मुफरद हुरूफ, हुरूफ तहज्जी या अबजद हुरूफ। सही जवाब क्या है दोस्तों, हुरूफ तहज्जी। सवाल पहले भी कई बार आ चुका है। अलीफ से लेकर या तक जो वर्णमाला होती है, जो तहज्जी होती है, उसको क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। सवाल नंबर 15, उर्दू ज़बान में हुरूफ के मजमूए को कहा जाता है। उर्दू ज़बान में हुरूफ का मजमूआ क्या कहलाता है। मुरक्कब हुरूफ, मुफरद हुरूफ, हुरूफ अबजद या गैर मुरक्कब। सही जवाब है दोस्तों सी, हुरूफ अबजद। अबजद हुरूफ कहते हैं हुरूफ के मजमूए को। सवाल नंबर 16, उर्दू में इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब हुरूफ किस ज़बान से लिए गए हैं। फ़ारसी से, हिंदी से, अरबी से या तुर्की से। उर्दू ज़बान में वैसे तो 3 तरह के लफ्ज़ लिए गए हैं। अरबी से भी लिए गए हैं, अरबी ज़बान से लिए गए हैं, फ़ारसी ज़बान से लिए गए हैं, हिंदी ज़बान से भी लिए गए हैं। मुरक्कब हुरूफ किसको कहते हैं, 2 हुरूफ मिलकर। मुरक्कब का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है संयुक्त। मुरक्कब को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त। तो उर्दू में जो मुरक्कब लफ्ज़ हैं वो किससे लिए हैं दोस्तों, हिंदी से लिए। किससे लिए हैं, हिंदी से लिए। जैसे काफ और काफ में हे लगा दिया, क्या बन गया, ख। क्या बना, ख। तो ये ख कहाँ से लिया है दोस्तों, हिंदी से लिया है। कहाँ से लिया है, हिंदी से लिया है। ये है त, इसमें लगा दिया 2 चश्मी हा और ऊपर लगा दिया नुक्ती, थ। तो थ किस में होता है, अरबी में कभी थ पढ़ा नहीं पढ़ा, फ़ारसी में थ पढ़ा नहीं पढ़ा, हिंदी में थ होता है। तो उर्दू में जो मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं किससे लिए गए हैं, हिंदी से लिए गए हैं। सवाल नंबर 17, मुरक्कब हुरूफ के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मखलूत हुरूफ, हिकारी हुरूफ, हाइया हुरूफ या सभी। पहली बात तो मैंने बता दिया, मुरक्कब हुरूफ कहते किसे हैं, बा में हा लगाना, ये कहलाता है मुरक्कब हुरूफ। इसको क्या कहा जाता है, मुरक्कब हुरूफ तो कहते ही हैं, मखलूत, हिकारी, हाइया या सभी। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, डी, सभी। इसको हिकारी हुरूफ भी कहते हैं क्योंकि ये हा से मिलकर बना है। इस हा को हाइया भी कहते हैं, हाइया हुरूफ भी इसी को कहते हैं। मखलूत हुरूफ इसलिए कहते हैं, मखलूत का मतलब होता है मिला जुला। मखलूत का मतलब होता है मिला जुला, और ये हुरूफ भी एक हुरूफ और हा दोनों से मिलकर बनता है, 2 हुरूफ से मिलकर बनता है, इसलिए मखलूत हुरूफ भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सभी। सवाल नंबर 18, उर्दू में मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी है, 34, 35, 36, 37। इसको लेकर सबसे ज़्यादा आपको इख्तिलाफ मिलेगा। किसी गाइड में आपको 36 मिलेगा, किसी में 37, किसी में 38, किसी में 39, कितना भी मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, रीड के अकॉर्डिंग, रीड के जो पिछले जो पेपर मैंने देखे हैं और इसमें कभी सवाल आया है तो उन्होंने डी को ही सही माना है आरपीएससी ने। उर्दू में मुफरद हुरूफ कितने होते हैं, 37 होते हैं। खालिस फ़ारसी ज़बान का हुरूफ, गुरूफ नहीं है दोस्तों, हुरूफ कौन सा है, गाफ, झ, ट या ड। ट और ड तो हिंदी के हैं, गाफ और झ दोनों फ़ारसी के हैं, लेकिन सिर्फ फ़ारसी ज़बान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ कौन सा है, झ। कौन सा है, झ। इसको बड़ा जे भी कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों,
बी, क्या होगा बी। सवाल नंबर 20, ट ड ड किस ज़बान के हरूफ हैं? इससे पहले वाले में बता दिया आपको, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी या अरबी। ये ट ड ड जो लफ्ज़ हैं दोस्तों किस में पाए हरूफ जो है किस में पाए जाते हैं? हिंदी में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 21, उर्दू हरूफ तहजी में खालिस अरबी तादाद की गिनती कितनी है? तादाद कितनी है? 7, 8, 9 या 6? सही जवाब है दोस्तों सी, 9। कितनी है? 9। किसी किसी गाइड में आपको 10 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्यों? खालिस अरबी के लिए कहा जाता है। ये जो जाल होता है इसको खालिस अरबी में मिला लिया जाता है और इसको क्या कर लिया जाता है? 10 कर लिया जाता है। लेकिन ये जाल अरबी में भी इस्तेमाल होता है और फ़ारसी में भी जाल इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अरबी में काउंट नहीं करते। इसलिए आरपीएससी ने 9 को ही ऑथेंटिक माना है। सवाल नंबर 22, झेल में मुरक्कब हरूफ कौन सा है? दाल, गाफ, घा या शीन? मुरक्कब का मतलब क्या होता है? संयुक्त। बताओ संयुक्ताक्षर कौन सा है? संयुक्ताक्षर कौन सा है? संयुक्ताक्षर है दोस्तों घ। कौन सा है? घ, जो ह और घ मिलकर ग, गाफ और 2 चश्मी हा मिलाकर बना है घ। क्या बना है? घ, इसलिए क्या होगा? संयुक्ताक्षर होगा। सवाल नंबर 23, दर्ज झेल में कौन सा हरूफ हम शक्ल नहीं है? हरूफ की शक्लें भी होती है एक जैसी, ता, ते, टे, से या जीम। पहली क्लास का सवाल है। सही जवाब कौन सा दोस्तों? टी, जीम शक्ल के लिहाज से इन तीनों से क्या है? अलग है। सवाल नंबर 24, नुक्तों के लिहाज से हरूफ को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3, 2, 4 या 5? सही जवाब है बी, 2। मनकूत और गैर मनकूत। स्टार्टिंग में 2 ही होते हैं, मनकूत और गैर मनकूत। मनकूत यानी नुक्ते वाले, गैर मनकूत यानी बिना नुक्ते वाले। फिर आते हैं मनकूत में भी 3 होते हैं, 1 नुक्ते वाले, 2 नुक्ते वाले और 3 नुक्ते वाले। और गैर मनकूत में भी 2 होते हैं, एक तो सादा जिसमें नुक्ते ना हो और एक होता है गैर मनकूत अलामतिया। गैर मनकूत अलामती जैसे डाल, जैसे टे, इन पे नुक्ते तो नहीं है लेकिन अलामत होती है। समझ में आ गई बात? और नुक्ते वाले कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो कहलाता है मुवाहिदा, एक होता है मुसन्नात और एक होता है मुसल्लसा। मुवाहिदा 1 नुक्ते वाले, मुसन्नात 2 नुक्ते वाले और मुसल्लसा 3 नुक्ते वाले। सवाल नंबर 25, नुक्ते वाले हरूफ क्या कहलाते हैं? मुरक्कब, मनकूत, गैर मनकूत या मुहम्मिल? सही जवाब है दोस्तों बी, मनकूत। क्या कहलाते हैं? मनकूत। जिस पर नुक्ता हो वो मनकूत कहलाता है, बिना नुक्ते वाला गैर मनकूत कहलाता है। सवाल नंबर 26, वो हरूफ जो लफ्ज़ की इब्तदा में मनकूत और आखिर में गैर मनकूत होते हैं। अजीब सवाल है। ऐसा हरूफ जो मनकूत भी है और गैर मनकूत भी है, कौन है? जे और ज़्वाद, हमज़ा और हा, छोटी या और बड़ी या, यानी या और या, दाल और जाल। सही जवाब क्या है दोस्तों? या और या। कन्फ्यूजन किस बात की है ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है? इब्तदा में मनकूत हो और आखिर में गैर मनकूत हो। अगर शुरू में आ जाए, देखिए ते, ये और रे, क्या बना? तीर। यहाँ पर हमने ये लगाया तो नुक्ते आए हैं, मतलब बीच में आए या शुरू में आए तो नुक्ते आ जाते हैं। लेकिन अगर आखिर में आ जाए, अज न बी, अब आखिर में या लगाया है लेकिन नुक्ता लगने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी है। तो ये या और या जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि बीच में आते हैं तो 2 नुक्ते लग जाते हैं, लेकिन आखिर में आते हैं तो ये गैर मनकूत हो जाते हैं, यानी इनसे नुक्ते हट जाते हैं। सवाल नंबर 27, टे, डे, डे कौन से हरूफ हैं? गैर मनकूत हैं, गैर मनकूत में अलामत है, गैर मनकूत सादा हैं या मनकूत हैं? ठीक है, मनकूत वाले में 3 होते हैं, मुवहिदा, मुसन्नात और मुसल्लसा, यानी 1 नुक्ता, 2 नुक्ता और 3 नुक्ते। बिना नुक्ते वाले में 2 होते हैं, एक गैर मनकूत सादा, एक होता है गैर मनकूत में अलामत। तो यहाँ अलामत वाले लफ्ज़ हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और अलीफ हुआ, दाल हुआ, ये सब क्या है दोस्तों? सादा लफ्ज़ हैं। पानी लफ्ज़ में या है, मनकूत, गैर मनकूत, मुवहिदा या मुसल्लसा?
पानी लफ्ज़ में या है, या में कोई नुक्ता है, नुक्ता नहीं है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, गैर मनकूत। क्या होगा, गैर मनकूत। सवाल नंबर 29, वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते आते हैं कहलाते हैं दरमियानी, फ़ौक़ानी, वस्तानी या तहतानी। सही जवाब है दोस्तों बी, फ़ौक़ानी। क्या कहलाता है, ऊपर नुक्ता है तो फ़ौक़ानी, नीचे है तो तहतानी, इतना याद रखना है। अरे ये ऊपर नुक्ते हैं तो क्या है, फ़ौक़ानी, और नीचे नुक्ते हैं तो क्या कहलाएंगे, तहतानी, और ये नुक्ते क्या कहलाएंगे, दरमियानी। इसको तहतानी भी लिख देते हैं, लेकिन ये क्या कहलाता है, दरमियानी कहलाता है, ये बीच में है। सवाल नंबर 30, ज़ेल में कौन सा हरूफ शमसी के ज़ेल में आता है? कौन सा हरूफ है जो हरूफ शमसी कहलाएगा, बा, काफ, या तोएं? सही जवाब है दोस्तों डी, हरूफ शमसी कौन से होते हैं जिसमें अल लगाने पर लाम पढ़ा नहीं जाता है। अल लगाने पर लाम पढ़ा नहीं जाता, जैसे अत्तलाक, और तलाक में अल आता है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाता, तलाक। और अल या से कोई लफ्ज़ मुझे आ नहीं रहा अभी, या जो होता है ये हरूफ कमरी होता है, काफ जो होता है हरूफ कमरी होता है, और बा जो होता है अल बद्र, अल बशीर, ठीक है, अल कहफ, या से कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा। तो ये तीनों क्या है दोस्तों, कमरी हैं। तोएं जो है अत्तलाक, ये क्या हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी 14 है, हरूफ कमरी भी कितने हैं, 14 हैं। टोटल कितने हैं, 28 हैं। बनावट के लिहाज से हरूफ को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? बनावट के लिहाज से हरूफ कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2, 3, 4 या 5? सही जवाब है दोस्तों 2 हरूफ। कितने होते हैं, 2 तरह के हरूफ होते हैं बनावट के लिहाज से, यानी हैयत के एतबार से कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है मुफरिद हरूफ, एक होता है मुरक्कब हरूफ। मुफरिद यानी बिल्कुल सीधे सिंपल होते हैं, और मुरक्कब में कोई भी लफ्ज़ में, कोई भी हरूफ में हा जोड़ दी जाती है। सवाल नंबर 32, या का शुमार कौन से हरूफ में होता है, शमसी में, कमरी में, मुरक्कब में या मखलूत में? मुरक्कब नहीं है क्योंकि हा नहीं है, मखलूत नहीं है क्योंकि मिला जुला नहीं है, शमसी और कमरी में बचा है। तो या से पहले अल लगाने पर अल लाम पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है। जब लाम पढ़ा जाता है तो किस में शामिल होगा दोस्तों, कमरी में शामिल होगा। आपको याद रखना है 14 हरूफ शमसी वाले और 14 कमरी वाले कि कौन से शमसी में आते हैं, कौन से कमरी में आते हैं। या जो है ये कमरी हरूफ कहलाता है, शमसी हरूफ नहीं कहलाता है। सवाल नंबर 33, अल कितने हरूफ से कब्ल लगाया जाता है? अब आप कहोगे सर उर्दू में तो बहुत सारे हरूफ हैं, 37 हरूफ कौन से हैं, मुफरिद हैं, 14 हरूफ कौन से हैं, मुरक्कब हैं। तो टोटल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 51 हो जाते हैं। यहाँ पर तो कौन ऑप्शन नहीं, 29, 22, 25 और 28, इतने ही हैं। कम क्यों है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अल लगाने का जो तरीका है, ये किसका तरीका है, अरबी ज़बान का है। किसका है, अरबी ज़बान का। तो जो अरबी ज़बान के हरूफ होते हैं, जो अरबी ज़बान के लफ्ज़ होते हैं, उन्हीं में लगाया जाता है। इसलिए 14 होते हैं शमसी और 14 होते हैं कमरी, और 14 + 14 मिलाकर कितने हो जाते हैं दोस्तों, 28 हो जाते हैं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी। कौन सा होगा, डी। सवाल नंबर 34, तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हरूफ को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3, 2, 4, 5। सही जवाब है दोस्तों बी, 2। हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, ये दोनों किसके लिहाज से हैं, तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हैं। सवाल नंबर 35, अल बिलाग में बा कौन सा हरूफ है, शमसी, कमरी, मुरक्कब या मुश्तरिक? सही जवाब है दोस्तों बा, कमरी। बा से पहले क्या अल बोला गया है, अल बिलाग, अब बिलाग नहीं बोला गया है, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बी, कमरी होगा। बा कौन से हरूफ में आता है, कमरी हरूफ में आता है। हरूफ शमसी की मिसाल नहीं है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। हरूफ शमसी की मिसाल नहीं है, अद्दुनिया, अत्तलाक, अल मालिक, अल लुगात। अद्दुनिया और अत्तलाक तो आपको याद हो जाएगा कि दोनों क्या हैं, हरूफ शमसी हैं। अल मालिक और अल लुगात में आप कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए अल लुगात जब लिखा गया है, अल लुगात लिखा गया है, तो अल लुगात क्या है, हरूफ शमसी है, कमरी नहीं है। अल लुगात लिखने पर क्या है, पहले वाला जो लाम है इसको तो साइलेंट कर दिया गया है, बाद वाला जो लाम है उस पर क्या लगा दी गई है,
तशदीद लगा दी गई है। हरूफ शमसी का नियम है, रूल्स कहता है कि जब भी अलिफ और लाम के बाद लाम को साइलेंट किया जाता है तो बाद वाले हरूफ के ऊपर क्या लगा दी जाती है, तशदीद लगा दी जाती है। अगर अल हटा दिया जाए तो इससे दुनिया है, लेकिन अल लगा दिया जाता है, लाम को साइलेंट कर दिया जाता है तो ये अद-दुनिया पढ़ाना जाता है, अ-दुनिया नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता है, अद-दुनिया, अत-तलाक, अतलाक नहीं अत-तलाक। ऐसे ये अल-लुगात है, यानी एक लाम साइलेंट कर दिया कर, एक पर तशदीद लगा दी गई। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों, हरूफ शमसी मिसाल कौन नहीं है, अल-मालिक, यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है। सवाल नंबर 37, मंदरजा झेल में से किस ज़ुमरे में तमाम ही हरूफ शमसी हैं। तमाम ही हरूफ शमसी, ज़ुमरा कहते हैं समूह को। ते, जीम, दाल, शीन, आइन, काफ, खे, गैन, काफ, वाव, ज़ॉय, बे, से, दाल, सीन, द्वाद, तोय, सीन, काफ, वाव, हे, रे, जे, शीन। ऐसा कौन सा ज़ुमरा है, कौन सा समूह है जिसमें सभी क्या हैं, हरूफ शमसी हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके आप बाद में आंसर दे सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। इसका सही जवाब है दोस्तों सी। क्या है, सी। अस-सवाब, अल-सवाब नहीं होता। अद-दुनिया, अस-समद, सूरह वद्दुहा, अद-दुहा, अत-तलाक, अस-समद, सीन दो बार आ गया, ठीक है। अस-समद स्वाद से आता है वैसे तो, सीन से नहीं आता। सीन से कोई वर्ड याद नहीं आ रहा दोस्तों। सही जवाब क्या है, सी है। क्या है, सी है। सवाल नंबर 38, लफ्ज़ वादा में हरूफ वाव कौन सा है। वादा में सिर्फ क्या पूछा गया आपसे, वाव पूछा गया। वाव कौन सी हालत में है, हरूफ इल्लत है, हरूफ शमसी है, हरूफ साकिन हरूफ है, या हरूफ सही है। इंग्लिश में होता है कॉन्सोनेंट और वोवल्स, कॉन्सोनेंट और वोवल्स। हिंदी में होता है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। उसी को उर्दू में कहते हैं हरूफ इल्लत और हरूफ सही, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। हरूफ इल्लत सिर्फ 3 है, उर्दू में ज़्यादा नहीं है, अलीफ, वाव और ये 3 हरूफ इल्लत हैं, बाकी सब हरूफ सही हैं। बाकी हरूफ क्या है, सही है, गलत कोई नहीं, ठीक है। तो ये हरूफ शमसी में नहीं आता है। साकिन हरूफ नहीं है, साकिन किसको कहते हैं आगे बता दूंगा। हरूफ इल्लत और हरूफ सही। वाव जो है बोला जा रहा है, कोई साउंड है या नहीं। बिल्कुल, वाव क्या है, हरूफ इल्लत हो सकता था, लेकिन तब हो सकता था जब वाव पर क्या लगेगी, वाव पर क्या लगेगी, जब वाव कोई साउंड का काम कर रहा हो, जब वाव किसी आवाज़ का काम कर रहा हो। यहाँ पर वाव किसी आवाज़ का काम नहीं कर रहा है, इसलिए वाव दोस्तों किस में आएगा, हरूफ सही में आएगा। किस में आएगा, हरूफ सही में आएगा, इल्लत में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आगे मैं आपको सवालों में देखकर बता दूंगा रीज़न। इनमें से कौन सा हरूफ इल्लत नहीं है, अलीफ, वाव, ये तीनों हरूफ इल्लत हैं। ये वाली जो ये है, ये हरूफ इल्लत नहीं है। सवाल नंबर 40, ज़बान की आवाज़ों की अक़साम को कहा जाता है। ज़बान की अक़साम को क्या कहा जाता है। ज़बान की आवाज़ें 2 तरह की होती है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्वर और व्यंजन, कॉन्सोनेंट और वोवल्स। उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, साबिका और लाहिका, मुसव्वत मुसम्मत, रमूज़ औकाफ, या मुफरद और मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब को कहते हैं एकल अक्षर और संयुक्त अक्षर, संयुक्त। साबिका लाहिका को कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। रमूज़ औकाफ को कहते हैं विराम चिन्ह। और मुसव्वत मुसम्मत को हरूफ इल्लत और हरूफ सही भी कहते हैं, और इसी को हिंदी में स्वर और व्यंजन भी कहा जाता है। यही लफ्ज़ों की आवाज़ का, ज़बान की आवाज़ का काम किया करते हैं। सवाल नंबर 41, मुसव्वतों से बनने वाली आवाज़ कितनी है। 7, 2, 1, 3। अलीफ, वाव, या कितने हैं, 3 है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी होगा। आप कन्फ्यूजन में 7 मत कर देना, और कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं अपनी इस्लाह से कभी घबराता नहीं हूँ। ज़्यादातर टीचर इस एटीट्यूड में रहते हैं, वो परफेक्ट हैं, सही हैं, उन्होंने जो पढ़ा है, जो किया है। देखिए, मैं आपको पहले भी इस बात में कई बार बता चुका हूँ, हर आप भी ना, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे मोबाइल से ही या सिर्फ यूट्यूब से ही सब हासिल कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ किताबें होंगी, गाइड्स होंगी, या हो सकता है और कोई पैकेज होगा, आपने कोई कोर्स परचेज़ किया होगा। आप अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, सभी करते हैं। एक उस्ताद भी अपनी माँ के पेट से सीख कर कोई नहीं आता, सभी अपनी अपनी जगह से अलग अलग सोर्सेज से सीखा करते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर उस्ताद
बताता सभी, हर उस्ताद सही बताते हैं, कोई उस्ताद गलत नहीं बताते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सुनने समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है और हम उसका खामियाजा आगे जाकर भुगतते हैं। तो मैं इस बात से कभी हिचकिचाता नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलती रह गई है कि सर यहाँ पर सवाल नहीं था, या हो सकता है मेरी इतनी स्पीड से पढ़ाने में मैं कहीं चूक सकता हूँ, बिल्कुल मैं भी इंसान हूँ, मैं चूक सकता हूँ, आप बेझिझक बिना किसी शर्म के, बिना किसी तकल्लुफ़ के मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप वगैरह भी जुड़े हैं तो मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये कमी रह गई थी। इंशाल्लाह आगे इस्लाह होगी और आपके बाद जो बच्चे इसको पढ़ेंगे उनके लिए वो ज़्यादा मुफीद होगा। चलिए बातें नहीं करनी है, आज 1 घंटे में सारे सवाल करने हैं। आधा घंटा हो चुका है और अभी तक हम सिर्फ 42 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। सवाल नंबर 42, मुसम्मते का कदीम और रिवायती नाम क्या है? हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, हुरूफ हिजा या हुरूफ मुरक्कब? सही जवाब क्या है दोस्तों? बी, हुरूफ सही। इसको कहते हैं मुसम्मतें और हुरूफ इल्लत को कहा जाता है मुसव्वते। क्या कहा जाता है? मुसव्वते। वाव और मीम का फ़र्क है। सवाल नंबर 43, दर्ज झेल हरूफ में से कौन सा हरूफ नीम मुसव्वत है? क्या है? नीम मुसव्वत है। अलीफ, वाव, या, ये तीनों क्या है? मुसव्वतें हैं। अलीफ, वाव, या क्या है? मुसव्वतें हैं। तो बताओ हा और ये हा, इन दोनों में से कौन सा है जो आधा मुसव्वत है और आधा मुसम्मत है? नीम यानी आधा। सही जवाब क्या है? सी। क्या है? सी। सही जवाब है दोस्तों डी। क्या है? डी। क्यों? डी क्यों है उसकी वजह देख लीजिए। एक लफ्ज़ है हाँ, ये कभी आवाज़ के लिए भी काम में आता है और कभी कैसे काम में आता है? कभी स्वर में भी काम आता है, कभी व्यंजन में भी काम आता है। जैसे अगर मैंने लफ्ज़ लिखा हम राह, तो मैंने यहाँ बोला है हम राह, तो लफ्ज़ ह बोला है, इसका मतलब ये क्या हो गया? मुसम्मत हो गया। क्या हो गया? मुसम्मत हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूँगा दाना, क्या लिखूँगा? दाना। बताओ मैंने दाना में अलीफ लगाया क्या? नून के बाद नहीं लगाया, बल्कि क्या लगाई? हा लगाई है। लेकिन आवाज़ किसकी दे रहा है? अलीफ की दे रहा है, इसलिए क्या होगा? मुसव्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसव्वत। तो ये जो लफ्ज़ है आधा मुसव्वत है, आधा मुसम्मत है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी। क्या होगा? डी। सवाल नंबर 44, अकरम में अलीफ किसकी मिसाल है? हुरूफ इल्लत की, हुरूफ खफीफ की, साकिन की या सही की? सही जवाब क्या है दोस्तों? ए। क्या है? हुरूफ इल्लत। अलीफ, वाव, या, तीनों क्या हैं? हुरूफ इल्लत हैं, बाकी सब हुरूफ सही हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 45, लफ्ज़ हवा में वाव कौन सा हुरूफ है? हवा में सिर्फ वाव को देखना है, वाव कौन सा है? हुरूफ इल्लत है, मुतहर्रिक है, साकिन है या सही है? इल्लत तो तब होता जब वाव से कोई साउंड निकलता, कोई आवाज़ आती, तो क्या कहलाता? इल्लत कहलाता। सही का सही भी कहला सकता है क्यों? हवा को हम पढ़ रहे हैं, वाव को पढ़ने में आ रहा है। साकिन कब होगा? जब वाव आखिरी में आता और इस पर कोई ज़बर जेर हरकत कोई नहीं होती। यहाँ पर वाव क्या है दोस्तों? मुतहर्रिक है। क्या है? मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है? जिस हरूफ पर कोई हरकत हो, या तो ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कोई भी हरकत हो, वो क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक कहलाएगा। यहाँ पर हवा में जो लफ्ज़ है, हा में ज़बर है, वाव में ज़बर है और बाद में अलीफ है, तो क्या बना दोस्तों? हवा। क्या बना? हवा। इस तरह हा क्या हुआ? मुतहर्रिक हुआ। क्या हुआ? मुतहर्रिक हुआ। वाव क्या हुआ? मुतहर्रिक हुआ। सवाल नंबर 46, इराब क्या है? वक्फा सख्ता, ज़ेर ज़बर पेश, सॉरी ज़बर ज़ेर पेश, मुसव्वत मुसम्मते या इमला और इंशा? इराब क्या है? इराब है दोस्तों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहा जाता है? इराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इराब कहा जाता है। एराब नहीं पढ़ना है, कभी भी इसको एराब नहीं पढ़ना, बल्कि क्या पढ़ना है? इराब। क्या पढ़ना है? इराब। सवाल नंबर 47, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? उसे हरकत, मुहर्रिक, मुशद्दद या साकिन? क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे मुतहर्रिक। क्या कहेंगे? मुतहर्रिक कहेंगे। सवाल नंबर 48, इराब किसे कहते हैं? अरब में रहने वाले को, अरबी बादशाह को, अरबी सवारी को या ज़बर ज़ेर पेश को? इराब कहते हैं दोस्तों ज़बर ज़ेर पेश को इराब कहा जाता है। सवाल नंबर 49,
अगर किसी हरूफ को 2 बार पढ़ना हो तो उस पर क्या लगाते हैं? जज्म, सुकून, तशदीद या हरकत? सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। क्या है? सी। जब भी किसी हरूफ को डबल बार पढ़ना होता है क्या लगा देते हैं? तशदीद लगाने से वो लफ्ज़ डबल, वो हरूफ डबल पढ़ने में आता है। अब्बा, अम्मा, ठीक है, गन्ना, ये सब में क्या लगती है? तशदीद लगती है। सवाल नंबर 50, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहा जाता है? हरकत, सकनात, अलामात या इराब? बिल्कुल सही जवाब क्या कहा जाता है? इराब कहा जाता है। सवाल नंबर 51, खड़ा ज़बर असल में किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी या हिंदी? ये जो खड़ा ज़बर है किस में इस्तेमाल होता है दोस्तों? ये अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। मूसा, ईसा, अदना, आला, ये सब किस में इस्तेमाल होते हैं? अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी। सवाल नंबर 52, तशदीद और तनवीन को क्या कहते हैं? हरकत, अलामात, हरकत या सुकून? क्या कहेंगे दोस्तों? हरकत। क्या कहेंगे? हरकत। हरकत की जमा है हरकत। एक तशदीद की पूछता तो हरकत था, लेकिन तशदीद और तनवीन दोनों पूछ लिए से क्या कहेंगे? हरकत। क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। सही जवाब क्या है? ए। सवाल नंबर 53, मद किस हरूफ पर लगाया जाता है? मद जो होता है किस हरूफ पर लगता है? या पे, वाव पे, अलिफ पे, यहाँ पे? हर हुरूफ में आ की आवाज़ निकालने के लिए, बा में आ की आवाज़ निकालने के लिए अलिफ लगाते हैं। अलिफ में अलिफ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए अलिफ के ऊपर क्या लगाते हैं दोस्तों? मद लगा दिया जाता है। सवाल नंबर 54, ज़बर वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? साकिन, मुतहर्रिक, मफ्तूह या सुकून? जिस लफ्ज़ पर ज़बर लगा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मफ्तूह। क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, क्योंकि ज़बर को क्या कहा जाता है? फ़तह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़तह। ठीक है, फ़तह कहा जाता है। सवाल नंबर 55, हरकत को कहते हैं अरब, एराब, तहरीर या अलामात? सही जवाब है दोस्तों बी। एराब को हरकत भी कहा जाता है, क्योंकि एराब लगने से कोई भी हरूफ हरकत में आ जाता है। लफ्ज़ लिखने के सही अमल को कहते हैं? एराब, तलफ़ुज़, इमला या इंशा? किसी लफ्ज़ को सही तरीके से लिखने का अमल क्या कहलाता है दोस्तों? इमला कहलाता है। सही ढंग से बोलना तलफ़ुज़ कहलाता है। सही उच्चारण क्या कहलाता है? तलफ़ुज़ कहलाता है। सवाल नंबर 57, जिस हरूफ पर तनवीन आती है उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक, मजरूर, मुनव्वन या मुजर्रिद? सही जवाब है दोस्तों सी, मुनव्वन। आप तनवीन से समझ जाएंगे, मुनव्वन कहते हैं उसे। सवाल नंबर 58, ज़बर का दूसरा नाम है? मज़मून, मफ्तूह, फ़तह या फ़तहा? मज़मून नहीं है। मफ्तूह तो उसे कहते हैं जिस पर ज़बर लगा हो, जिस पर ज़बर लगाया गया हो उसे मफ्तूह कहते हैं। उस हरूफ को, ज़बर को क्या कहते हैं? फ़तह कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़तह कहते हैं। ये फ़तह तो जीत होता है। सवाल नंबर 59, ज़बर ज़ेर पेश, तशदीद और जज़्म के इस्तेमाल को किस दायरे में लिखा जाता है? मुसव्वत, एराब, मुसम्मत या साबिका लाहिका? किस ज़िमन में लिया जाता है? सही जवाब है दोस्तों बी, एराब में। किस में माना जाता है? एराब में माना जाता है। सवाल नंबर 60, तलफ़ुज़ किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखकर, सुनकर, समझकर या पढ़कर? तलफ़ुज़ यानी उच्चारण, बच्चे का उच्चारण कैसे सही किया जा सकता है? लिखकर बच्चा सही बोल सकता है? नहीं। पढ़कर बोल सकता है? नहीं। अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो पढ़ेगा भी गलत। सुनकर या समझकर? सही जवाब क्या है दोस्तों? बी, सुनकर। जब तक बच्चा ढंग से लफ्ज़ सुनेगा नहीं तब तक वो सही ढंग से बोल नहीं पाएगा। तो बच्चे का उच्चारण सही करने के लिए सुनकर उसका उच्चारण, उसका तलफ़ुज़ सही किया
जा सकता है। बच्चे को सही ढंग से बोलना सिखाइए, आप ढंग से लफ्ज़ बोलिए ताकि बच्चा उसको ढंग से सुने, और जब बच्चा ढंग से सुनेगा तो उस ढंग से बोल भी पाएगा। सवाल नंबर 61, मजबूरन किसकी मिसाल है? तमसीली, तमसील, तनवीन, तकमील या तफसीर। ये जो दो छोटी छोटी अलामत लगी है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन, जिसे दो ज़बर, दो ज़ेर भी, दो पेश भी कहा जाता है। सवाल नंबर 62, हाई होवर्स की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5 या 2? सही जवाब है दोस्तों 3। कितनी है? 3। हाई होवर्स की 3 किस्में हैं। एक होता है हाय मलफूजी, एक होता है हाय मुख्तफ़ी और एक होता है हाय मखलूती। ठीक है, हाय मलफूजी का मतलब होता है वो हा जो तलफ़ुज़ में आती है। जैसे एक लफ्ज़ होता है गवाह। क्या होता है? गवाह। यहाँ पर है बोलना आ रहा है गवाह, तो ये तो कहलाएगा हाय मलफूजी क्योंकि तलफ़ुज़ में आ रहा है। एक लफ्ज़ होता है दोस्तों चारा। क्या है? चारा। यहाँ पर है नहीं बोलना रहा बल्कि क्या बोल रहा है? चारा। तो यहाँ पर है की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाय मुख्तफ़ी। इसे हाय खफ़ी भी कहते हैं, हाय खफ़ी भी कहते हैं। तीसरी जो अक़साम होती है उसे कहते हैं हाय मखलूती। क्या कहते हैं? हाय मखलूती, जिसे ये जो काफ में है मिलाया है इसे बोलते हैं हाय मखलूती, क्योंकि मखलूत हो गया है, इसमें मिल गया है। मखलूत होने का मतलब होता है मिला जुला होना। ठीक है, सवाल नंबर 63, हाय मलफूजी की मिसाल नहीं है? तबाह, सरे राह, वादा या वाह। सही जवाब है सी, वादा में हाँ नहीं बोलना रहा, आके मात्रा बोलनी आ रही है। सवाल नंबर 64, वाव मारूफ की अलामत है? उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, पेश या जज्म। सही जवाब है दोस्तों उल्टा पेश। वाव मारूफ का मतलब होता है खींच कर पढ़ना, खूब, है ना, जून, दूर, यहाँ पर उल्टा पेश लगा दिया जाता है। जो वाव सिर्फ लिखने के लिए आए लेकिन पढ़ते वक्त उसकी आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती कहलाते हैं वाव मारूफ, वाव मादुला, वाव मजहूल या वाव लीन। वाव इस्तिलाहात के तौर पर 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। एक होता है वाव मारूफ जो खींच कर पढ़े जाते हैं, मूल, जून, दूर। वाव मजहूल कौन से होते हैं? जो ओ की आवाज़ निकालते हैं, शोर, घोर, बोर। ठीक है, और वाव मादुला क्या होते हैं? लिखते तो हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती, जैसे खुश। वाव लिख तो दिया पर आवाज़ नहीं आई, तो इसको क्या बोलते हैं? वाव मादुला। क्या बोलते हैं? वाव मादुला। सवाल नंबर 66, कौन से वाव का इस्तेमाल फ़ारसी ज़बान फ़ारसी अल्फाज के लिए ख़ास है? वाव मारूफ, वाव मादुला, वाव मजहूल या वाव लीन। इसको वाव लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव लीन। वो है दोस्तों वाव मजहूल। वाव मजहूल। वाव मजहूल में क्या होता है? वाव की आवाज़ कैसी आती है? ओ की आती है। कैसी आती है? ओ की आती है, और ये फ़ारसी ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आमदो रफ्त, शबो रोज़। शब व रोज़ नहीं होता, बीच में क्या लगाते हैं? वाव, और बोलते हैं शबो रोज़। क्या बोलते हैं? शबो रोज़। ये किस में इस्तेमाल होता है? फ़ारसी में इस्तेमाल होता है। कौन सा? वाव मजहूल। सवाल नंबर 67, मोर, चोर, शोर किस वाव की मिसाल है? वाव मारूफ, वाव मादुला, वाव मजहूल या वाव लीन। सही जवाब है वाव मजहूल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 68, खुर्शीद और ख्वाजा में कौन सा वाव इस्तेमाल हुआ है? वाव मारूफ, वाव मादुला, वाव मजहूल या वाव मादुला। 2 बार आ गया मादुला मादुला, या इसको लीन मान लीजिए, चलिए ठीक है। चौथे में क्या है? लीन है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही होगा बी, वाव मादुला, क्योंकि ख्वाजा और खुर्शीद दोनों में वाव लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया है। जब पढ़ा नहीं जाता है तो वो क्या कहलाता है? वाव मादुला कहलाता है। सवाल नंबर 69, नून एलानिया की मिसाल है? मकां, हिंदुस्तान, जान या जहां। नून इस्तिलाही तौर पे 2 होते हैं, नून एलानिया और नून गुन्ना। ये सब है नून गुन्ना है, और जहाँ पर नून में नुक्ता आता है वो नून एलानिया होता है, जब नून की आवाज़ पूरी आती है। सवाल नंबर 70, किस लफ्ज़ में साकिन
किसी लफ्ज़ में साकिन हरूफ के बाद आने वाले दूसरे साकिन हरूफ को क्या कहते हैं? वक्फ, वाकिफ़, मौकूफ़ या औकाफ़? सही जवाब है दोस्तों सी, मौकूफ़। क्या कहते हैं? मौकूफ़। जैसे कोई लफ्ज़ है और आखिर में जो लफ्ज़ का, जैसे मान लीजिए अलीफ, मद और मीम, और मीम क्या है? साकिन है। क्या है? साकिन है। पूरा क्या होगा? आम। क्या होगा? आम। अब आम के बाद मान लीजिए आपने एक लफ्ज़ और जोड़ दिया, इसमें एक लफ्ज़ आपने और जोड़ दिया, ये भी साकिन और बाद वाला भी साकिन है, तो बाद वाला साकिन हरूफ क्या कहलाएगा? मौकूफ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौकूफ़ कहलाएगा। यानी साकिन के बाद एक और साकिन हरूफ आ जाए तो क्या कहलाता है? बाद वाला मौकूफ़ कहलाता है। थकावट लफ्ज़ में इस्तेमाल होने वाली हा कहलाती है? हाय मलफूजी, हाय मखलूती, हाय मुख्तफ़ी या हाय साकिन? क्या कहलाएगी दोस्तों? हाय मखलूत कहलाएगी, क्योंकि आपस में क्या हो गई? ये मिक्स हो गई, आवाज़ में क्या हो गई? त है मिलकर थ हो गया, है कि अलग से कोई आवाज़ नहीं बची। सवाल नंबर 72, अलिफ मकसूरा की मिसाल है? मकसूरा बना है कसर से। कसर का मतलब होता है छोटा करना या कम करना। आला, अदना, आदम या आसिफ? सही जवाब है बी। क्या है? बी। ये जो नून के ऊपर छोटा अलिफ कर दिया ना, अलिफ को क्या कर दिया है? कसर कर दिया है, छोटा कर दिया है, तो छोटा करने को बोलते हैं हम अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा। आला, अदना, मूसा, ईसा, इन सभी में ये, मुस्तफ़ा, इन सभी में ये या में छोटा अलिफ लगा दिया जाता है। ये मिसाल है दोस्तों अलिफ मकसूरा की। अलिफ मकसूरा की। सवाल नंबर 73, खींच कर पढ़ा जाने वाला वाव कहलाता है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लीन या वाव मादूला? चाहे दोस्तों वाव की बात हो, या की बात हो, किसी की बात हो, मारूफ का मतलब होता है खींचकर पढ़ना और मजहूल का मतलब है छोटा पढ़ना। मजहूल का मतलब क्या होता है? छोटा पढ़ना। ठीक है। वाव मारूफ में होता है खून, दूध, दूर, ये सब वाव मारूफ की पहचान है। और या मारूफ क्या होता है? जो चीर, तीर, खीर, ये सब खींच के पढ़े जाते हैं, ये वाव मारूफ की, ये या मारूफ की पहचान होता है। मारूफ का मतलब होता है खींच के पढ़ना और मजहूल का मतलब होता है छोटा पढ़ना, यानी कम पढ़ना, यानी ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ना। जब किसी लफ्ज़ पर एक ही जैसी दो हरकतें आएँ वो कहलाती है? तशदीद, मौकूफ़, तनवीन या तरकीब? यहाँ पर दोस्तों हरकत की बात आ रही है, एक जैसी दो आए, ये नहीं बोला कि दो बार बोला जाए। अगर दो बार बोलने की बात आती है तो आपको क्या आप समझते हैं? तशदीद। यहाँ बोला गया एक जैसी दो, ज़बर और ज़बर एक और लगा दिया तो ये क्या हो गया? तनवीन। क्या हो गया दोस्तों? तनवीन। और नीचे ज़ेर और ज़ेर लगा दिया, यहाँ पेश और पेश लगा दिया, एक जैसे दो पेश आ गए तो क्या बोलेंगे उसको? तनवीन। क्या बोलेंगे? तनवीन। सवाल नंबर 75, हाय मुख्तफ़ी किस ज़बान के अल्फाज में लगाई जाती है? हाय मुख्तफ़ी अरबी, फ़ारसी, हिंदी या अरबी फ़ारसी दोनों में? सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? बी, फ़ारसी। क्या है? फ़ारसी। जैसे चश्मा किसका लफ्ज़ है? फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो ये हाय कौन सी है? मुख्तफ़ी है, कि जिसमें हा की आवाज़ नहीं आकर अलीफ़ की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? अलीफ़ की आवाज़ आती है। और ये काम किस में अपनाया जाता है? फ़ारसी ज़बान में अपनाया जाता है। सवाल नंबर 76, अदब में दाल है साकिन, मफतूह, गैर मुतहर्रिक या मकसूर? ये क्या है दोस्तों? मफतूह। क्या है? मफतूह की दाल, अलीफ, ज़बर, दाल, ज़बर और बा साकिन, तो ज़बर जिस पर लग जाता है वो क्या कहलाता है? मफतूह कहलाता है, क्योंकि ज़बर को फ़तह के नाम से भी जाना जाता है और जिस पर ज़बर लगा होता है उसे मफतूह कहा जाता है। सवाल नंबर 77, वो कौन सी हा है जो अपने से पहले वाले हरूफ की आवाज़ में मिलाकर पढ़ी जाती है? सीधे सीधे समझना हमको। वो हा जो मिलाई जाए वो क्या कहलाती है? हाय मखलूत कहलाती है। क्या कहलाती है? हाय मखलूत कहलाती है, जो कि मिलाकर पढ़ी जाती है। जैसे दाल में हा मिलाया तो क्या बना? ध। क्या बन गया? ध। सवाल नंबर 78, औरत लफ्ज़ में वाव है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला या वाव लीन? सही जवाब है दोस्तों डी, वाव लीन। वाव मारूफ में खींच कर पढ़ा जाता है ऊरत होता, वाव मजहूल में औरत होता, वाव मादूलों में वाव पढ़ा ही नहीं जाता, और वाव लीन में क्या पढ़ा जाता है? ओ वाव को औ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? औ पढ़ा जाता है, औरत होता। क्या होता है? औरत। ठीक है, ये क्या होता है? वाव लीन। क्या होता है? वाव लीन। सवाल नंबर 79, जिस वाव से क़ब्ल ज़बर हो उसे कहते हैं? वाव मजहूल, वाव मादूला, वाव मारूफ या वाव लीन?
जिस वाव से पहले ज़बर हो तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, वाव लीन बन जाता है। क्या बन जाता है, वाव लीन। आइन और वाव मिलकर अव बनता है, क्या बनता है फिर, औरत होता है। क्या होता है, औरत। अगर ये वाव मजहूल होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ज़बर नहीं होता, ये औरत पढ़ने में आता। अगर वाव मारूफ होता तो यहाँ पर एक पेश होता, क्या होता, पेश होता, इन उल्टा पेश होता, तो ये ऊरत हो जाता। क्या हो जाता, ऊरत हो जाता। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 80। शऊर लफ्ज़ किसकी मिसाल है, वाव मजहूल, वाव मादुला, वाव मारूफ या वाव लीन। बिल्कुल सही जवाब है वाव मारूफ, यानी खींचकर पढ़ा जा रहा है, वाव मारूफ। शऊर क्या होता है लफ्ज़, शऊर। सवाल नंबर 81। दर्ज झेल में वाव मादुला किस में नहीं है, खुश, ख्वाहिश, खूब या ख्वाजा। खुश में वाव नहीं पढ़ना आ रहा है, ख्वाहिश में वाव नहीं पढ़ना आ रहा है, ख्वाजा में वाव नहीं पढ़ना आ रहा, लेकिन खूब में वाव पढ़ना आ रहा है। वाव लगा है जब ये खूब पढ़ने में आ रहा है, नहीं तो खब पढ़ने में आता। सवाल नंबर 82। अदना किसकी मिसाल है, अलिफ मकसूरा की, अलिफ ममदूदा की, याय मारूफ की या याय मजहूल की। याय वाई की तो नहीं है। ममदूदा और मकसूरा, ममदूदा में तो मद लगता है और मकसूरा में क्या होता है, अलिफ को छोटा कर दिया जाता है। अदना, आला, मूसा, ईसा सब उसकी क्या है, मिसाल है। सवाल नंबर 83। याय लीन कहलाती है जिससे कब्ल पेश हो, जिससे कब्ल ज़बर हो, जिस पर जज्म हो, जिससे कब्ल ज़ेर हो। याय लीन कौन सी होती है, जिससे कब्ल क्या हो, ज़बर हो, क्या हो, ज़बर हो। अगर याय मारूफ है तो पीछे क्या होगा, जेर होगा, क्या होगा, जेर होगा, और वह खीर, तीर, चीर पढ़ने में आएगा। ठीक है। अगर मजहूल होगा तो कुछ नहीं होगा और इस तरह वो क्या पढ़ने में आएगा, बेर, तेर, शेर पढ़ने में आएगा। लेकिन पीछे ज़बर लगाने से क्या पढ़ने में आएगा, सैर, क्या पढ़ने में आएगा, यहाँ ज़बर लगा तो क्या बन जाएगा, सैर, बैर, खैर। सवाल नंबर 84। तीर, गीत, खीर किसकी मिसालें हैं, याय मारूफ, याय मजहूल, याय मादुला या याय लीन। सही जवाब है दोस्तों याय मारूफ, खींचकर पढ़ा जा रहा है। सवाल नंबर 85। तशदीद वाले हरूफ को कितनी बार पढ़ा जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। सही जवाब है दोस्तों बी, दो बार। जहाँ पर तशदीद लग जाती है वो हरूफ दो बार पढ़ा जाता है। सवाल नंबर 86। ख्वाजा में हा है मलफूजी, मुख्तफ़ी, मखलूती या हुत्ती। ख्वाजा में हा है दोस्तों मुख्तफ़ी, क्या है, मुख्तफ़ी, क्योंकि हा की आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। ख्वाजा किसकी आवाज़ आ रही है, अलीफ की आवाज़ आ रही है, हा की आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या कहलाएगा, मुख्तफ़ी, यानी खफ़ी कहते हैं इसको। लफ्ज़ आला में अलीफ की कौन सी किस्म है, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, अलिफ या कोई नहीं। जिस अलिफ पर मद लग जाता है वो क्या बन जाता है दोस्तों, अलिफ ममदूदा बन जाता है। सवाल नंबर 88। जन्नत लफ्ज़ में नून पर कौन सी अलामत है, मुसद्दस, मशदूद, मुशद्दद या तशद्दुद। जन्नत लफ्ज़ में तशदीद लगी है और जिस लफ्ज़ पर तशदीद लगती है उसे क्या कहा जाता है, मुशद्दद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुशद्दद कहा जाता है जिस पर तशदीद लग जाती है। सवाल नंबर 88। किसी भी ज़बान के कवायद को क्या नाम दिया जाता है। ये सवाल थोड़ा गलत हो गया मुझसे, ये कवायद नहीं है। किसी भी ज़बान के उसूल व ज़वाब्ते को क्या नाम दिया जाता है, तो आपका जवाब देना था कवायद। क्या कहा जाता है, कवायद, क्योंकि कवायद और उसूल जवाब तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। किसी भी ज़बान के कवायद को क्या कहा जाता है, आप कवायद को कवायद तो नहीं कहेंगे ना, वापस देखिए, किसी भी ज़बान के कवायद को क्या कहा जाता है, आपको कवायद कहा जाता है। अगर कवायद को कवायद ही कहेंगे नहीं, किसी ज़बान के कवायद को क्या कहेंगे, उसूल और ज़ाब्ते कहेंगे। क्या कहेंगे, उसूल और ज़ाब्ते को ही कवायद या कानून कहा जाता है। सवाल नंबर 90। कवायद का वो इल्म जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, अल्फाज की बहस की जाती है, इल्म सर्फ़, इल्म बयान, इल्म हिजा या इल्म नहू। सही जवाब है दोस्तों ए, इल्म सर्फ़ में अल्फाज पर बहस की जाती है। सवाल नंबर 91। वो आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, जमा, वाहिद, नुक्ते, लफ्ज़ या नुक्ते।
इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है दोस्तों? लफ्ज़। क्या होते हैं? लफ्ज़। सवाल नंबर 92, लफ्ज़ के क्या मानी है? बोलना, फेंकना, जाहिर करना या बयान करना। ये सवाल आ चुका है पहले 2021 या 2020 के एग्ज़ाम में ये आ चुका, 2021 वाले में आया था शायद ये। लफ्ज़ के मानी क्या है दोस्तों? फेंकना। क्या है? फेंकना। लफ्ज़ का असल लग़वी माना क्या है? फेंकना। सवाल नंबर 93, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 5, 3। सही जवाब है 3। क्या है? 3। 3 किस्में होती है, मुफ़रद, मुरक्कब और मुश्तक। मुफ़रद, मुरक्कब और मुश्तक। सवाल नंबर 94, मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं अलग अलग जिनका कोई मतलब ना हो, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं या जो आपस में मुतज़ाद हों। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। क्या है? सी। 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं? मुरक्कब हरूफ। 2 लफ्ज़ भी होते हैं जो एक बामानी होता है, दूसरा बेमानी भी हो सकता है, या दोनों ही बामानी भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुरक्कब लफ्ज़ कहलाते हैं। बस ज़रूरत क्या है? 2, 1 या 1 से ज़्यादा लफ्ज़ होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ होने चाहिए। एक ही आवाज़ वाले अल्फाज को कहते हैं हम बहर, हम शक्ल, हम रदीफ़ या हम सूत। डी, हमसूत। एक जैसी आवाज़ वाले हुरूफ को क्या कहा जाता है? हमसूत कहा जाता है। सवाल नंबर 96, वो अल्फाज जो बग़ैर किसी दूसरे लफ्ज़ से जुड़े अपना मानी बता देते हैं, मुफ़रद, मुश्तक, मुरक्कब या तरकीबी। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मुफ़रद। क्या कहलाते हैं? मुफ़रद, जो अकेले ही होते हैं, किसी में जॉइंट नहीं होते हैं और अपना मतलब भी साबित कर देते हैं। सवाल नंबर 97, 2 मुफ़रद लफ्ज़ों के जोड़ने से बनने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है? मुरक्कब, जामिद, मतरूक या मुश्तक। 2 मुफ़रद लफ्ज़ों को जोड़ने से क्या बनता है दोस्तों? मुरक्कब लफ्ज़ बनता है, उसको संयुक्त लफ्ज़ भी, संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। सवाल नंबर 98, मुरक्कब लफ्ज़ बनाए जाते हैं साबिका, लाहिका लगाकर, हरकत लगाकर, हुरूफ लगाकर या कोई नहीं। मुरक्कब लफ्ज़ यानी एक लफ्ज़ तो पहले है ही, उसमें और क्या लगा दिया जाए कि वो क्या हो जाए? मुरक्कब लफ्ज़ बन जाए, संयुक्त लफ्ज़, संयुक्त अक्षर, संयुक्त शब्द बन जाए। उसमें लगाएंगे दोस्तों साबिका और लाहिका। क्या लगाएंगे? साबिका और लाहिका लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो मुरक्कब लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे हमने एक लफ्ज़ लिखा ईमान। क्या लिखा? ईमान। इसमें हमने आगे क्या लगा दिया? दार। क्या लगा दिया? लाहिका लगा दिया तो क्या हो गया? ईमानदार। पूरा एक लफ्ज़ क्या हो गया? ईमानदार। ये अपना में पूरा एक लफ्ज़ हो गया। सवाल नंबर 99, मुरक्कब लफ्ज़ में दोनों लफ्ज़ होते हैं मुहम्मल, बेमानी, बामानी या मुस्तकिल। दोनों लफ्ज़ क्या होते हैं दोस्तों? बामानी होते हैं। कैसे होते हैं? बामानी। एक बेमानी भी चल सकता है लेकिन एक तो बामानी होगा ही होगा, इसलिए हम मानते हैं कि दोनों ही क्या होने चाहिए? बामानी होने चाहिए। सवाल नंबर 100 और आज का हमारा आखिरी सवाल। जैसा कि हमने कहा था कि 1 घंटे में हम 100 सवाल कर लेंगे, मैं चाहता तो हर एक सवाल को खींचकर दूसरे वीडियोस की तरह, दूसरे टीचर्स की तरह मैं पूरे 1 घंटे में 10 से 12 सवाल भी करवा सकता था। मेरे लिए आसान है 1 घंटे में 10 सवाल, 15 सवाल कराना और शुरू के सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके बयान करना, बहुत खींच कर डिटेल में पढ़ाना मेरे लिए आसान है। लेकिन चूंकि आपका इम्तिहान है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा सवाल आपकी आंखों के सामने से आएंगे, जितने ज़्यादा सवाल आपके आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा सवाल आपको एग्ज़ाम में करने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको 500 से 600 सवाल करा चुका हूँ, नहीं बल्कि 800 से ज़्यादा सवाल मैं आपको करा चुका हूं और उम्मीद करता हूं एग्ज़ाम में आपको 2-4 दिन और हैं, मैं 400-500 सवाल और ज़्यादा कराने की आपको कोशिश करूंगा और पूरी दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत उर्दू में तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ कम से कम, और रीट में आप सेलेक्ट हो ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है और दुआ है। चलिए आज का सवाल है हमारा आखिरी, उर्दू ज़बान के एतबार से दखील अल्फाज किसे कहते हैं? ये टॉपिक आगे और चलाएँगे हम इसका आगे नेक्स्ट क्लास में। दखील अल्फाज किसे कहते हैं? दूसरी ज़बानों के वो अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती और मानवी तब्दीली के उर्दू में दाखिल हो जाते हैं, बिना किसी चेंजेस के दाखिल हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? दखील अल्फाज कहलाते हैं।
हिंदी के वो अल्फाज जो असल मानी के साथ उर्दू में दाखिल हो जाते हैं, या संस्कृत के वो अल्फाज उर्दू में मानी के साथ इस्तेमाल होते हैं, या अरबी और फ़ारसी के वो अल्फाज जो मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ए। क्या है? ए। दूसरी ज़बानों के वो अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती और मानवी तब्दीली के उर्दू में दाखिल हो जाते हैं, वैसे के वैसे ही बोले जाते हैं जैसे दूसरी ज़बान में बोले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? दखील अल्फाज कहलाते हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास के रिव्यूज़ आप देना मत भूलिएगा। आप सभी से मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करेंगे कि मैं भी अपने मकसद में कामयाब हूं। ऐसे आप तमाम मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि जो आपका मकसद हो आप उस मकसद में कामयाब हों। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप भी मेरे हक़ में दुआ करते रहिएगा। जैसा हमने 1 घंटे का टारगेट लिया था, 1 घंटा आपका हो चुका है और 100 सवाल आपके मुकम्मल हो चुके हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।